जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान ज्योति पर। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में पहला अध्याय कोशिका और उससे संबंधित जो भी प्रश्न था उसको हम रिवाइज कर चुके थे। आज हम दूसरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे, यानी अध्ययन उससे संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का चैप्टर जिसका नाम है हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान और उससे संबंधित जितना प्रश्न है आज हम उसको कवर करेंगे, यानी कंप्लीट चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न है। पहला है स्टेटमेंट, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा सोचकर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट दो गलत है क्योंकि उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। जब उत्तक बन गया तो एक से अधिक कोशिका से मिलकर के उत्तक बनता है, और जब भी उत्तक बनेगा तो वो एक कोशिकीय जीव के बारे में चर्चा नहीं करेगा। इसलिए स्टेटमेंट दो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, पौधे तथा जंतुओं दोनों की कोशिका लगभग एक समान होती है, फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है, पौधों में कोई गति नहीं होता है जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। ये बात सही है। बी नंबर है, पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। तीसरा ऑप्शन है, जंतु तथा पौधे के अंगतंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भी कथन सही है, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन क्या है, सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को एक बार और हम कर चुके हैं ऊपर में। इसको क्या कहते हैं, उत्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहते हैं किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। ये भी कथन क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में विभज्योतकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, यह मृत उत्तक है और काष्ठ में परिवर्तित होती है। बी नंबर है, अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादपों को नम्यता यानी लचीलापन प्रदान करते हैं। सी में है, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। और डी नंबर है,
इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। तो बताइएगा 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभज्योतकी उत्तक है, यानी इसमें विभाजन होती है जिससे पौधे की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे की विभज्योतकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है। तो विभज्योतकी उत्तक के संदर्भ में कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो विभज्योतकी उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये कथन क्या है, सही है। बी में है, इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बड़ी बड़ी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, विभज्योतकी उत्तक में रसधानियां होती ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, ये कथन सही है। और डी में है, इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो विभज्योतकी उत्तक में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही नहीं है कि विभज्योतकी उत्तकों की रसधानियां बड़ी बड़ी होती है, ये कथन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिरस्थ विभज्योतकी उत्तरदायी होती है। तो जब भी शिरस्थ विभज्योतकी उत्तक की बात आएगी तो ये लंबाई में वृद्धि करता है, इसको एपिकल भी कहा जाता है। शिरस्थ विभज्योतकी उत्तक को क्या कहा जाता है, एपिकल भी कहा जाता है। शिरस्थ विभज्योतकी उत्तक क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्राथमिक वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी होता है, कौन चीज की वृद्धि करता है, वो लंबाई में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही उसी का उल्टा जो लंबाई में वृद्धि करता है उसको क्या कहते हैं, विभज्योतकी उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। तो किस चीज का उदाहरण है, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम, कैम्बियम मतलब पार्श्व, एवं वृक्ष के छाल के नीचे का उदाहरण है उत्तक, कौन सा है, उसको कहते हैं पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक कहा जाता है। वृक्ष के छाल के नीचे अवस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। पौधे की द्वितीयक वृद्धि मतलब उसके मोटाई में वृद्धि करता है, उसको क्या कहते हैं, हम कैम्बियम कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। मतलब तना का घेरा बढ़ाता है, मतलब मोटाई बढ़ाता है, तो उसके लिए कौन सा उत्तक जिम्मेवार होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन, पार्श्व विभज्योतकी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहला स्टेटमेंट है, पौधे को अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। नाम है अस्थायी उत्तक, यानी उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, यह कथन क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, विभज्योतकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है। आगे यानी विभज्योतकी उत्तक ही आगे जाकर के क्या बनता है, अस्थायी उत्तक बनता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इसमें नहीं होता है। तो एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है, क्यों नहीं होता, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम और हार्मोन, किस चीज, कौन चीज नहीं होने के कारण, यानी कैम्बियम मतलब पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक नहीं होने के कारण एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाज्योतकी कहते हैं क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाज्योतकी कहते हैं क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। सिरस्थ विभाज्योतकी, पार्श्व विभाज्योतकी, अंतर्वेशी विभाज्योतकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाज्योतकी द्वारा होता है? तो संवहन उत्तक, जिसको जाइलम और फ्लोएम भी कहते हैं, किस उत्तक से बनता है संवहन उत्तक? किस विभाज्योतकी उत्तक के द्वारा होता है? तो ये बनता है कौन चीज के द्वारा? पार्श्वस्थ विभाज्योतकी उत्तक। पार्श्वस्थ विभाज्योतकी उत्तक ही क्या बनाता है? जाइलम और फ्लोएम बनाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक है? तो मृदु उत्तक के बारे में बताना है। तो मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक है? मृदु उत्तक सरल उत्तक है। कौन सा उत्तक है? सरल उत्तक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो जीवित कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो जीवित कोशिका पाई जाती है मृदु उत्तक में और स्थूल कोण उत्तक में। मृदु उत्तक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जीवित कोशिका पाई जाती है मृदु उत्तक में और स्थूल कोण उत्तक में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का संग्रह करना। 22 नंबर क्वेश्चन है, वायु उत्तक किस पौधों में पाया जाता है? तो वायु उत्तक किस पौधा में पाया जाता है? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट और लिथोफाइट। तो 22 नंबर का राइट आंसर बताइएगा। हाइड्रो का मतलब होता है जल, मतलब जो उत्तक जो पौधा जल में तैरता रहता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। और हाइड्रोफाइट में पाया जाता है कौन चीज? वायु उत्तक, यानी उस उत्तक में वायु भरा रहता है जिसके कारण वो पानी में तैरते रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जलोदभिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? तो जलोदभिद हाइड्रोफाइट का हिंदी में क्या कहते हैं? जलोदभिद, यानी उसमें वायु उत्तक की उपस्थिति के कारण वो क्या होता है? जल में तैरते रहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेल्यूलोज या पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर आलिग्निन स्थूलन मिलते हैं? तो बताइएगा 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं कॉलेनकाइमा, यानी स्थूल कोण। क्या कहते हैं इसको? कॉलेनकाइमा या स्थूल कोण, यानी जो उत्तक लचीला होता है, टूटता नहीं, लचीला होता है, उसको क्या कहते हैं? उसमें कॉलेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक उत्तक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं। तो तरुण पौधे में पाया जाता है लेकिन बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक पाया जाता है? स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शाकीय द्विबीजपत्री पौधों जैसे सूरजमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? तो जब भी लचीलापन प्रदान करने की बात होगी तो वहाँ पे कौन सा उत्तक मौजूद होगा? स्थूल कोण उत्तक होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? तो पौधे के जड़ में कौन सा उत्तक उपस्थित नहीं रहता है? स्थूल कोण उत्तक जो है जड़ में उपस्थित नहीं रहता। ये कहाँ पे उपस्थित रहता है? तो तना में। तना में भी कहाँ पे? जहाँ लचीला वाला भाग होता है वहाँ पे स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस
उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। तो लिग्निन के कारण जो मोटी हो जाती है वो होती है कौन सा उत्तक? दृढ़ उत्तक। यानी दृढ़ उत्तक जो पौधे को मजबूती प्रदान करता है, वहां पे दृढ़ उत्तक पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे हुए आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुयात को माना जा सकता है? मतलब किस चीज की उपस्थिति के कारण वो क्या होता है? टूटता नहीं है लेकिन आसानी से लचक जाता है। तो कौन सा उत्तक हो जाएगा? 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुयात को माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक हो जाएगा। दृढ़ उत्तक नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थूल कोण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थूल कोण कोलेनकाइमा। इसका राइट आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता अधिक होती है? तो जिसमें मजबूती प्रदान करेगा वहां पे क्या होगा? दृढ़ उत्तक रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? जब भी कठोर आवरण आया तो कौन सा उत्तक होगा? यहाँ पे दृढ़ उत्तक होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? तो ये जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। कहाँ पे जमा रहता है? कॉर्क कोशिका में। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो व्यापारिक कॉर्क जो प्राप्त होता है कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबेर से। कहाँ से? क्वेकर्स सुबेर से। 35 नंबर क्वेश्चन है, मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है। तो मृदु उत्तक की जो कोशिका होता है पेरेनकाइमा की जो कोशिका होता है वो कैसा होता है? वो होता है गोलाकार। 36 नंबर क्वेश्चन है, दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में यह मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है। बी में इसकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है। सी है ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है। डी नंबर है संकीर्ण अवकाश वाली, मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस के बारे में कहता है। डी में कहता है इसकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे नुकीले होते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। और बाद बाकी जो ऑप्शन है दृढ़ उत्तक के बारे में क्या है? सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है? तो इंटरसेल्यूलर स्पेस किस उत्तक में नहीं पाया जाता है? तो विभज्योतकी उत्तक में भी नहीं पाया जाता है और दृढ़ उत्तक में भी नहीं पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए में है यह विद्युत रोधी तथा उष्मा रोधी होता है। तो ये बात सत्य है।
क्वेश्चन कहता है विशेषताएं नहीं है, जो विशेषता नहीं पाई जाती है वो वाला। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। बी में है इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। तो जीव द्रव्य इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ये कथन क्या है, गलत है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, बिलामेन की आवश्यकता होती है। 39 नंबर है, बिलामेन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर नमी के अवशोषण के लिए, किस चीज के लिए, नमी के अवशोषण के लिए क्या होती है, बिलामेन की आवश्यकता होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के जड़ों में बिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाई जाती है। तो अधिपादप में एपीफाइट जो होता है उसमें होता है आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिपादप यानी एपीफाइट। 41 नंबर क्वेश्चन, आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है, प्ररोहों में, मूलों में, पत्तियों में, पुष्पों में। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है, कहाँ पे, मूल में पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं। तो सबसे बाहरी स्तर या जो छिलका होता है उसको क्या कहा जाता है, अधिचर्म कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है, यानी पौधे में जल की मात्रा को जो है सो बनाए रखता है। तो वो कौन सा परत होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन, त्वचाजन उत्तक सिरस्थ विभज्योतकी से बनता है, यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है। यानी डर्मेटोजन उत्तक के जो है सिरस्थ विभज्योतकी से बनता है, यह किसमें विकसित होता है, कहाँ पे विकसित होता है। 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है कहाँ पे, बाह्य त्वचा में। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं। तो मध्य भाग को का निर्माण कौन सा करता है, तो मध्य भाग का निर्माण करता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एपिडर्मल होता है बाहरी भाग, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम ये होता है मध्य भाग, और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम होता है आंतरिक भाग। 46 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं। तो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे वाले परत को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा। ऑप्शन ए है परिरंभ, बी में है मज्जा, सी में है कॉर्टेक्स और डी में है कैम्बियम। तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एपिडर्मिस को तीन भाग, सबसे पहले एपिडर्मिस होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, वेस्क्यूलर होता है। और कॉर्टेक्स को भी तीन भागों में बांटा जाता है। तो कॉर्टेक्स का पहला भाग होता है हाइपोडर्मिस, उसके बाद होता है एंडोडर्मिस और उसके बाद होता है पेरीसाइकिलिक। तो इस प्रकार से क्रम हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स वाला भाग होता है हाइपोडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरीसाइक्लिक और उसके बाद सबसे अंतिम में क्या होता है, वेस्क्यूलर होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के अंतस त्वचा
यानी इंडोडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? यानी किसके किसके बीच में बोला है? इंडोडर्मिस और संवहन बंडल के बीच में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है परिरंभ, जिसको पेरीसाइक्लिक कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 49 नंबर पढ़ते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है। बी में है, यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधों में पाया जाता है। यह एक या कई परतों का बना होता है। डी में इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परत भरण तथा मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन ए है कॉर्टेक्स तथा परिरंभ, बी में कॉर्टेक्स तथा मज्जा, सी में कॉर्टेक्स मज्जा तथा परिरंभ और डी में कॉर्टेक्स परिरंभ मज्जा तथा पित्त किरणें। तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत ये चारों आता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य हैं। तो भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? तो 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भरण मतलब कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में भी कौन सा भाग? हाइपोडर्मिस के बारे में कह रहा है। तो ये क्या करता है? भोज पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करता है। भोज पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो अजैव पदार्थ का संचयन कौन सा करता है? इडियोप्लास्ट करता है। कौन करता है? इडियोप्लास्ट। 53 नंबर क्वेश्चन है, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो दो ऊपर नीचे फ्लोएम और बीच में क्या होता है? जाइलम होता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोलेटरल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कोलेटरल। क्वेश्चन क्या था? वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम के दोनों बीच में जाइलम रहेगा, बीच में जाइलम रहेगा और दोनों ओर क्या रहेगा? ऊपर और नीचे क्या रहेगा? फ्लोएम रहेगा। तो फ्लोएम ऊपर नीचे फ्लोएम और बीच में जाइलम रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? कोलेटरल कहते हैं। लेकिन ऊपर और नीचे फ्लोएम रहेगा, ऊपर और नीचे फ्लोएम और बीच में क्या रहेगा? जाइलम रहता है, उसको कहते हैं अरीय। तो 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरीय संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? अरीय संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों के जड़ में पाया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के एस्टिल परत में शामिल होते हैं। तो एस्टिल परत में शामिल कौन? एस्टिल परत कहाँ शामिल होते हैं? केवल परिरंभ में यानी पेरीसाइक्लिक में। बी में परिरंभ तथा संवहन मूल माने वैस्कुलर बंडल में। सी में परिरंभ संवहन पुल तथा मज्जा में और डी में इसमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं किसके? वार्षिक वलय की
गिनती करके, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं तो कौन होते हैं? बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय का बनना होता है? तो 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःरंभीय एधा की। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु कितना होगा? तो वृक्ष की आयु भी कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। जितना वलय होता है यानी एक वलय 1 वर्ष को दर्शाता है, यदि उसमें 50 वलय है तो यानी कितना समय बताएगा? 50 वर्ष का समय को वो बताएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्यों? तो समुद्र के किनारे जो वृक्ष होता है उसमें क्या होता है? वार्षिक वलय देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण है कि स्पष्ट जलवायु विविधता नहीं होता, यानी समुद्र तट पर जो है सो ज़्यादा विविधता देखने को नहीं मिलता है, क्लाइमेट ज़्यादा अंतर नहीं आता है इसलिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहता है हृदय काष्ठ भी कहता है, ड्यूरामीन भी कहते हैं और उसको सारिल भी कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती हैं। 2 नंबर है, रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 63 नंबर क्वेश्चन, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो 63 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कितना? 7 फीट ही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे कील ठोका रहेगा उसके ऊपर वृद्धि होती है, जहाँ पे कील ठोका रहता है उसके ऊपर में क्या होता है? वृद्धि होते रहता है, इसलिए उसकी लंबाई उतना ही रह जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, जटिल उत्तक बना होता है तो जटिल उत्तक किस उत्तक से बना होता है? तो 64 नंबर का आंसर बताइएगा। तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। 65 नंबर क्वेश्चन, चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है। तो चालनी नलिका और सह कोशिका किस उत्तक का भाग होता है? तो यह होता है फ्लोएम उत्तक का हिस्सा होता है। कौन? फ्लोएम उत्तक का एक प्रकार होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो जाइलम और फ्लोएम उत्तक का निर्माण कितने तत्व से होता है? तो 4 प्रकार के तत्व से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो संवहन उत्तक किससे बनता है? संवहन उत्तक बनता है पार्श्व विभज्योतकी उत्तक से बनता है। कौन चीज? संवहन उत्तक, पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो 68 नंबर का क्या होगा? सीब ट्यूब। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? सीब ट्यूब जाइलम तत्व का हिस्सा नहीं है, यानी ट्रैकिड्स, वेसल्स और वुड फाइबर जाइलम तत्व का हिस्सा है। 69 नंबर क्वेश्चन है,
फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। ऑप्शन क्यों होती है? तो ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य के अभाव में, बी में मृत होने के कारण, सी में क्रियात्मक केंद्र के अभाव में, और डी में लिग्निन युक्त भित्ति स्थूलन की उपस्थिति के कारण। तो 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में, क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। 70 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो जाइलम ऊतक का कौन सा भाग जल और खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, दोनों होगा ए और बी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो जाइलम का कौन सा तत्व है जो जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम मृदुतक। क्या होगा? जाइलम मृदुतक। जाइलम ऊतक का सिर्फ जाइलम मृदुतक ही जीवित कोशिकाओं का बना होता है, बाद बाकी वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और तंतु ये क्या होता है? मृत कोशिका का बना होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम का कौन सा तत्व कोशिकाओं का बना होता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो फ्लोएम ऊतक में जो मृत कोशिकाओं से बना होता है वो कौन सा होता है? तो चालनी नलिका है, सहकोशिका है, बास्ट तंतु है और फ्लोएम पेरेन्काइमा है। तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंतु, बास्ट तंतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बास्ट तंतु क्या होता है? पौधे को मजबूती प्रदान करता है, यांत्रिक सपोर्ट करता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्य भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो फ्लोएम तो क्या करता है? भोजन का संवहन करता है, भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। तो उसमें फ्लोएम का कौन सा प्रकार है जो भोज्य पदार्थ के संवहन में मुख्य रूप से भाग लेता है? तो इसमें भाग लेता है कौन सा? चालनी नलिका। 74 नंबर क्वेश्चन है, चालनी नलिकाओं को भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। तो चालनी नलिका को कौन मदद करता है भोज्य पदार्थ के संवहन में? तो ये मदद करता है सहकोशिका। कौन मदद करता है? सहकोशिका, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो फ्लोएम ऊतक को जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ये कहता है फ्लोएम तंतु। ये भी मृत कोशिका होता है और पौधे को मजबूती प्रदान करता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है। तो चालनी पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो 76 नंबर का सही आंसर बताइएगा कौन सा होगा? तो दो चालनी नलिका के बीच में चालनी पट्टी पाई जाती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आहार के वहन के लिए। किसके लिए? आहार के वहन के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो पौधा में जाइलम ऊतक किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है जल के वहन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है, शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती हैं? तो शाखा से जो पत्तियां झड़ जाती है कॉर्क के बाहर विगलन परत बन जाने से। कॉर्क के बाहर विगलन परत बन जाता है जिसके कारण क्या होता है? शाखा से पत्ता झड़ जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो शरीर में सुरक्षा कवच का जो कार्य करता है यह करता है एपिथीलियम ऊतक,
उपकला उत्तक, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। यानी इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, पौधे से संबंधित उत्तक के बारे में, अब आ गया है जंतु के बारे में। कहता है निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है। तो घाव भरने में कौन सा उत्तक सहायक होता है, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो घाव भरने में जो होता है सो उपकला उत्तक सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाए जाते हैं। तो लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में कौन सा उत्तक पाया जाता है, ये पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहाँ पाया जाता है, लार ग्रंथि में और श्वेत ग्रंथि में। 84 नंबर क्वेश्चन है, अंगों के विसरण, स्त्रवन तथा अवशोषण में मदद करने वाले उत्तक कौन है। डिफ्यूजन, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कौन सा उत्तक करता है। 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एपिथीलियम उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। तो त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है स्तरित सल्की एपिथीलियम से। उसको क्या कहते हैं, स्तरित सल्की एपिथीलियम से त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एपिथीलियम उत्तक के कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं। तो एपिथीलियम उत्तक के कोशिका में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं, उस उत्तक का नाम बताना है। तो 86 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्तंभाकार उत्तक, यानी इसमें रसांकुर और सिलिया पाए जाते हैं स्तंभाकार एपिथीलियम में। 87 नंबर क्वेश्चन है, सतासी नंबर क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट, एपिथीलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, संयोजी उत्तक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। तो बताइएगा 87 नंबर का कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन है, सल्की एपिथीलियम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है। तो सल्की एपिथीलियम उत्तक का प्रमुख कार्य है सुरक्षा करना। 89 नंबर क्वेश्चन है, पक्षमाभी एपिथीलियम उत्तक पाए जाते हैं। पक्षमाभी एपिथीलियम उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, ट्रेकिया और गर्भाशय में। कहाँ पाए जाते हैं, ट्रेकिया और गर्भाशय में कौन सा उत्तक पाया जाता है, पक्षमाभी एपिथीलियम उत्तक। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। त्वचा एवं मांसपेशी या दो मांसपेशी को जोड़ने का कार्य कौन सा उत्तक करता है, ये करता है कौन सा, एरियोलर उत्तक। कौन करता है, एरियोलर उत्तक। 91 नंबर क्वेश्चन है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। तो मोटापा जो होता है वसा उत्तक के कारण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है। तो शरीर को गर्म रखने के लिए वसा में संयोजी उत्तक जो है सो उत्तरदायी होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है। तो ऊंट का कुबर जो बना होता है वो बना होता है वसा में उत्तक से बना होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरे होती है। तो वसा की बूंद किस उत्तक में भरा होता है। तो 94 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वसा संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तक कौन है।
तो निम्नलिखित में उत्तक कौन है? 95 नंबर हो जाएगा कौन चीज? ऑप्शन नंबर सी। रुधिर एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। रुधिर को क्या है? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है? तो 96 में बताइएगा उत्तक का उदाहरण कौन सा है? लसिका भी एक प्रकार का क्या होता है? उत्तक होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक है? तो 97 में संयोजी उत्तक के बारे में बताइएगा कौन सा है? तो संयोजी उत्तक अस्थि भी होता है, उपास्थि भी होता है और लिगामेंट भी होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? शरीर को गर्म रखने में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसाम्य संयोजी उत्तक। 99 नंबर है, श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। तो श्वेत और पीला तंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एरियोलर उत्तक में पाए जाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है कहाँ पे? ये पाई जाती है उपास्थि में। एक अस्थि होता है जो काफ़ी स्ट्रोंग होता है जिसको हड्डी बोलते हैं, और उससे जो लचीला वाला हड्डी होता है उसको क्या कहते हैं? उपास्थि कहा जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, टेंडन का निर्माण होता है। तो टेंडन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतु में उत्तक में। कहाँ पे होता है? श्वेत तंतु में उत्तक में टेंडन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, लिगामेंट का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लिगामेंट का निर्माण कहाँ पे होता है बताइएगा? लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतु में उत्तक में। कहाँ पे होता है? पीला तंतु में उत्तक में। टेंडन कहाँ था? तो टेंडन श्वेत तंतु में उत्तक, और लिगामेंट कहाँ पे होता है? पीला तंतु में उत्तक से। क्वेश्चन नंबर 103 है, टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक हैं? तो टेंडन तथा लिगामेंट संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला है, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है, लिगामेंट हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो 104 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा। टेंडन क्या करता है? मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट का क्या कार्य होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना। तो दोनों कथन सही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105 कहते हैं, सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। 106 नंबर क्वेश्चन, लेक्रामल ग्रंथि का क्या स्त्रावित करती है? तो लेक्रामल एक ग्रंथि है जिससे क्या निकलता है? इससे निकलता है आंसू निकलता है। क्या निकलता है? आंसू निकलता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, किस उत्तक से तलवे, खूर और सींग बने होते हैं? ये बने होते हैं कौन चीज से? किरेटिन से बने होते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका होती है कहाँ पे? अस्थि में पाई जाती है। 109 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उपास्थि में। ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में, कॉन्ड्रियोब्लास्ट उपास्थि में। क्वेश्चन नंबर 110, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो मास्ट कोशिका जो होता है ये पाई जाती है कहाँ पे? संयोजी उत्तक में पाई जाती है। 111 नंबर क्वेश्चन है, एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन
रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन, यानी रुधिर वाहिनी को फैलाने के लिए एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टामिन, इसको कौन स्रावित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी उत्तक, सॉरी 111 करना। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा मास्ट कोशिकाएं। क्या हो जाएगी? मास्ट कोशिका। मास्ट कोशिका से क्या होती है? हिस्टामिन नामक प्रोटीन स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाई जाती है? कहाँ कहाँ? प्लीहा में, यकृत में और अस्थि मज्जा में पाई जाती है। तो ये होती है कौन? जालवत संयोजी उत्तक। जालवत संयोजी उत्तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा मोटी त्वचा कहाँ पर होता है? तो ये होता है कहाँ पे? तलवे पर। क्वेश्चन नंबर 114, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है। तो मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ पे होती है? आँखों की पलक पर। आँख के पलक पर का जो त्वचा होता है सबसे ज़्यादा पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 115, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती, इसका कारण क्या है? तो वृद्ध होने पर उस लोग का त्वचा क्या होता है? झुर्रीपन आ जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण, यानी वसा उत्तक की कमी के कारण क्या होता है? चेहरा में झुर्रीपन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, 116 नंबर क्वेश्चन है, नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु क्या है? श्लेष्म संयोजी उत्तक, रेशेदार संयोजी उत्तक, प्रौढ़ संयोजी उत्तक और भ्रूणीय संयोजी उत्तक। तो 116 का राइट आंसर बताएंगे नाभि रज्जु। नाभि रज्जु जो होता है भ्रूणीय संयोजी उत्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 117, हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है, यानी हैबर्सियन नालिका कहाँ पाया जाता है? ऐसे भी बोल सकते हैं। ये पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में पाई जाती है। स्तनियों की हड्डी में ये नालिका पाई जाती है। कौन सी नालिका? हैबर्सियन नलिका, हैबर्सियन तंत्र। 118 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। तो हिस्टामिन प्रोटीन किस प्रक्रिया में भाग लेता है? तो एलर्जी प्रक्रिया में भाग लेता है। एलर्जी प्रक्रिया में भाग लेता है कौन? हिस्टामिन नामक प्रोटीन। 119 नंबर क्वेश्चन है, कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना हिस्सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोलेजन फाइबर शरीर में, शरीर का 1/3 हिस्सा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, 120 नंबर क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है। तो संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन जो है सो क्या कहलाता है? कौन सा है? कोलेजन है। कौन सा है? कोलेजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 121 नंबर क्वेश्चन, बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतः कंकाल है। तो बाहरी कान में जो पाए जाने वाले कंकाल होता है वो किस चीज का बना होता है? उपास्थि का बना होता है। लचीला हड्डी पाया जाता है कान में। 122 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक है। तो शारीरिक अंग में जो गति होता है इसके लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? ये होता है पेशी उत्तक। कौन सा उत्तक होता है? पेशी उत्तक। आइए क्वेश्चन नंबर 123, सर्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। सर्कोप्लाज्म नामक तरल कहाँ पाया जाता है? तो 123 नंबर का राइट आंसर बताइएगा। संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक में, तंत्रिका उत्तक में और एपिथेलियम उत्तक में। तो सर्कोप्लाज्म नामक तरल जो होता है वो पाया जाता है कहाँ पे? पेशी उत्तक में पाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, 124 नंबर क्वेश्चन है, आरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? तो आरेखित और रेखित ये पेशी उत्तक का दोनों
प्रकार होता है। अगला है नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाले उत्तक है। तो नेत्र की आंख के जो आइरिस में जो पाया जाता है, कौन सा उत्तक पाया जाता है? वो पाया जाता है आरेखित पेशी। क्या कहेंगे उसको? आरेखित पेशी। 126 नंबर क्वेश्चन है, इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं। तो इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हृदय पेशी में। कहाँ पे? हृदय की पेशी में। 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी? ऐच्छिक पेशी मतलब अपने इच्छा के अनुसार उसको हम गति करा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। बताइएगा ऐच्छिक पेशी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऐच्छिक पेशी कहते हैं किसको? रेखित पेशी को कहते हैं ऐच्छिक पेशी। 128 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो आहार नाल में जो भोजन का प्रवाह होता है किस पेशी के संकुचन के कारण, दबाव के कारण या प्रसार के कारण आगे बढ़ता है? ये बढ़ता है आरेखित पेशी के कारण। किसके कारण बढ़ता है? आरेखित पेशी के कारण। 129 नंबर क्वेश्चन है, मायोफाइब्रिल नामक रचना किस उत्तक में पाई जाती है? तो मायोफाइब्रिल नामक रचना जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पेशी उत्तक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेशी उत्तक में। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो किस पेशी में थकान नहीं उत्पन्न होता है? कार्डियक पेशी में। कार्डियक पेशी मतलब हृदय की पेशी। हृदय की धड़कन हमेशा चलती रहती है लेकिन वो थकता नहीं है। 131 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है। तो शरीर के कुल भार का लगभग 50% भाग होता है किस चीज का? रेखित पेशी का। किस चीज का? रेखित पेशी का। 132 नंबर क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो कहाँ पे होता है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा संवेदना जो है सो एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तो तंत्रिका उत्तक कौन चीज से बनता है? तो तंत्रिका उत्तक की सबसे छोटी जो इकाई होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 134। तो 134 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। 135 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ये भी हो जाए कौन सी? तंत्रिका उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता है। 136 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? ये शाखाएं कहलाते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स। 137 नंबर क्वेश्चन है, रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? तो रेनवियर का नोड पाया जाता है कहाँ पे? तंत्रिका में पाया जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो दो न्यूरॉन के जोड़ को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? तो न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार होता है एक न्यूरॉन के एक्शन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोप्सी संबंधित है। तो बायोप्सी किसको होते हैं? बायोप्सी कहते हैं परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? परीक्षण के लिए, जांच करने के लिए शरीर के ऊतक को क्या करते हैं? उसको शरीर से अलग करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। इस प्रकार से ऊतक और उससे संबंधित जितना क्वेश्चन था कंप्लीट कर लिए हम। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा करके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे अगला पार्ट एक दिन के बाद फिर से आएगा, जो करेंगे कंप्लीट करते जाते। चलिए देखिए वीडियो को अच्छा से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।